हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में क्या रहने वाला है, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में रहने वाला है कि हमने कुछ टॉप एमसीक्यूज रखे हैं। आज के सेशन में हमने कुछ टॉप एमसीक्यूज रखे हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं की एनालिसिस करते हैं, उन्हीं एमसीक्यूज की एनालिसिस करते हैं। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो देखते हैं। हाँ, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टॉप एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं, एक विशिष्ट एनालिसिस करते हैं। तो सभी साथी ध्यान से देखें और मैं आपको करवाने वाली हूँ एनालिसिस। तो सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, पहला प्रश्न जो हमें पूछा जा रहा है वह है तत्सम शब्द, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उसके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। यानी हमें जो दिए गए ऑप्शंस है उनमें ऐसा शब्द हमें चूज करना है कि जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, दोनों का प्रयोग हो। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानवीय, जो शब्द हमें दिया हुआ है। तो मानवीय में क्या है कि मानव शब्द में, मानवीय में क्या है, मानव शब्द में ईए प्रत्यय लगा हुआ है। मानव शब्द में ईए प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में मानवता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अधीर में जो धेर शब्द है उसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विखंडित। अब देखिए ये कैसे हुआ। इसमें वी उपसर्ग दिया हुआ है प्लस खंड, खंड मूल शब्द दिया हुआ है प्लस इत प्रत्यय दिया हुआ है। तो इस प्रकार से उपसर्ग भी दिया हुआ है और प्रत्यय भी दिया हुआ है। उपसर्ग उपसर्ग भी दिया हुआ है और प्रत्यय भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा विखंडित हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, कि नेक्स्ट दिया हुआ है मछली के समान आंखों, मछली के समान आंखों वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी मछली के समान आंखों, आंखें जिसकी हो उसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द होगा आंखों वाली या वाला कह दे। तो मछली के समान आंखों वाली के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है मयूराक्षी, तो मयूराक्षी का तो हो जाता है मयूर के समान आंखों वाली, तो ये तो नहीं होगा। मृग नयनी, मृग नयनी में क्या हो जाता है, हिरण के समान आंखों वाली, हिरण के समान आंखों वाली। तो हिरण के समान आंखों वाली ये भी नहीं हो सकता। मीन का अर्थ होता है मछली, मीन का अर्थ होता है मछली, और मीन के समान आंखों वाली को हम क्या कह देते हैं, मीनाक्षी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न हमें पूछा जा रहा है कि अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम, एक तो होता है तत्सम और एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तो ये कैसे होता है, तत्सम का अर्थ होता है के समान, तत्सम का अर्थ होता है के समान। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे शब्द होते हैं उनको हिंदी में भी हम अगर वैसे ही प्रयोग में लाते हैं तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम। यानी संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के शब्द जिनको हिंदी में एज इट इज ही प्रयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनको हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग किया जाता है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वह तो कहलाता है तत्सम। और अगर उनमें थोड़ा बहुत हम चेंज कर लेते हैं, उनमें थोड़ा बहुत चेंज या परिवर्तन हम कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तद्भव। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं तद्भव। तो देखिए साथियों, जो हमारा शब्द पूछा गया है वह है अग्नि, और अग्नि है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आग, क्योंकि अग्नि का तद्भव क्या हो जाता है, आग हो जाता है।
अब हम देखते हैं ये जो तीनों प्रकार हमें दिए गए हैं इनको देखते हैं। तो बड़वानल एक हमें दिया हुआ है, बड़वानल या बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का मतलब होता है समुद्र की आग। बड़वाग्नि का मतलब क्या होता है? समुद्र की आग। अगला हमें दिया गया है जठरानल। जठर मीन्स होता है पेट, जठर मीन्स पेट। तो जठर मीन्स पेट होता है और जठरानल का मतलब हो जाता है पेट की आग। नेक्स्ट हमें दिया है दावानल, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट हमें दिया है दावानल। तो जो हमारा दावानल है ये क्या हो जाता है? दाव यानी जंगल, तो दावानल को हम कह सकते हैं जंगल की आग। दावानल को हम कहेंगे जंगल की आग। तो ये सभी आग के ही प्रकार थे अलग अलग, लेकिन हमारे प्रश्न में हमें पूछा गया था अग्नि शब्द का तद्भव क्या होता है। तो अग्नि शब्द का तद्भव होता है, अग्नि शब्द का तद्भव होता है आग। अग्नि शब्द का तद्भव आग, क्योंकि बाकी तीनों आग के ही प्रकार दिए हुए हैं। बड़वानल यानी बड़वानल में हो जाता है समुद्र की आग, दावानल यानी जंगल की आग, और जठराग्नि यानी पेट की आग। इस तरह से हो जाता है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो दिया हुआ है कि कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो वाक्य में निपात पूछा गया है कि निपात क्या है? कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो देखो निपात किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यही देखते हैं कि निपात किसे कहते हैं। यानी हम अगर अपनी हम अगर अपनी कोई बात किसी से कहते हैं तो उसको कहने के लिए हम जो थोड़ा जोर लगाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमारी बात या कथन पर थोड़ा जोर लगता है, यानी जोर देकर हम कोई बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं निपात। जिस तरह से जैसे मान लो हमने कहा कि यह काम तुम्हें ही करना है या यह काम तो करना ही है, तो जो हमने बोला है ये क्या हो जाएगा? निपात। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है? अपने वक्तव्य पर जोर दिया है। तो इसमें देखो कहने का ऐसा तरीका तो होना ही, तो दो बार हमने यहाँ पर जोर दिया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा तो और ही। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। यानी कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो निपात होंगे वो ये हो जाएंगे तो और ही। यानी निपात का प्रयोग हम क्यों करते हैं? यानी हम क्या करते हैं कि किसी बात पर जोर देने के लिए उसके लिए हम निपात का प्रयोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुदामा के तंदुल का अर्थ है। तंदुल का अर्थ होता है साथियों चावल। तंदुल का अर्थ क्या होता है? तंदुल में चावल। तंदुल में होता है चावल, तो तंदुल का अर्थ होता है चावल। तो प्रश्न में पूछा गया है सुदामा के तंदुल का अर्थ है। अब देखो इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। पहला है गरीबी में जीना, दूसरा है गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, तीसरा है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, और चौथा है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो देखो तंदुल का बढ़ चढ़कर बातें करने से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला है गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो शौक तो कैसे रख सकता है। नेक्स्ट है गरीबी में जीना, और एक है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं होता। तो हमारा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट देना। अर्थात सुदामा श्री कृष्ण के लिए भेंट में चावल लेकर जाते हैं, और चावल है वो सुदामा की जो गरीब ब्राह्मणी होती है वो अपने पड़ोस से मांग कर लाती है, फिर वो लेकर जाते हैं। तो देखो सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रेम पूर्वक जो भी भेंट उनके पास थी वो श्री कृष्ण के लिए लेकर गए। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। और प्रेम पूर्वक अगर भेंट दी जाती है तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, कम या ज्यादा नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो निम्नांकित शब्द दिया गया है इसमें प्रत्यय चुनिए। यानी जो घुमक्कड़ शब्द दिया गया है इसमें प्रत्यय चुनिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसे शब्दांत वे शब्दांश जो किसी शब्द के वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर
अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो देखो घुमक्कड़ में ये तो हो ही नहीं सकता, फिर आक ये भी नहीं हो सकता और ऊ भी नहीं हो सकता, क्योंकि घुमक्कड़ है उसमें कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय। अब देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो ये प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा होता है वह होता है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं कि जो क्रिया यानी क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किन शब्दों के अंत में लगते हैं? जैसे हमारा संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अब जैसे मान लो हमारा शब्द था घुमक्कड़, तो देखो इसमें क्या है कि घूमना क्रिया थी, तो हम क्या करते हैं? इसका ना हटा देते हैं और इसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ देते हैं और हमारा जो शब्द है वो क्या बन गया? घुमक्कड़। और ये जो घुमक्कड़ शब्द है इसे हम कहेंगे कृदंत शब्द। इसको हम क्या कहेंगे? कृदंत। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पर्यायवाची से, यानी बादल का पर्यायवाची बताइए। तो बादल का पर्यायवाची बताइए, इसमें हम देखते हैं कि पहला हमारा प्रश्न है नीरद। बादल का पर्यायवाची बताइए। तो इसमें पहला हमारा जो ऑप्शन है वह है नीरद, दूसरा है नीरज। अब देखिए साथियों, नीर का मतलब तो होता है पानी, और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जो पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। फिर उसके बाद में अंबु का मतलब भी पानी होता है और अंबु में जन्म लेता है, ये भी क्या हो जाएगा? कमल। नेक्स्ट है अंबु का अर्थ होता है पानी, ये तो इसके पर्यायवाची नहीं हो सकते। अगला है नीरद यानी जल देने वाला, और जल कौन देता है? बादल। तो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बादल। अब देखिए साथियों, एक तो होता है द, एक होता है जय और एक होता है धी। यानी पानी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं उनके अंत में अगर हम इन प्रत्यय को जोड़ दें तो एक द वाला तो हमारा है वो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, जय वाला कमल का पर्यायवाची बन जाएगा और धी वाला समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा कि इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं उनमें हम देखें इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है तो वो क्या होता है? दूरदर्शी का अर्थात दूर की देखने वाला, दूरदर्शी यानी दूर की देखने वाला। दत्तचित ये भी नहीं हो सकता। कुशाग्र बुद्धि ये भी नहीं हो सकता, यानी जिसकी बुद्धि तीव्र होती है वो भी नहीं हो सकता। इसका हो जाएगा जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों को जीतने वाले को हम क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डिबिया शब्द में प्रत्यय चुनिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शब्द के टुकड़े करते हैं, मूल शब्द को अलग निकाल लेते हैं और जो पीछे बचा वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यय। तो डिब्बा शब्द में या प्रत्यय जोड़ने से हमारा जो शब्द बना है वह बन गया है डिबिया। डिब्बा शब्द में या प्रत्यय जुड़ने से हमारा जो शब्द बना है वह हो गया है डिबिया। अब देखिए साथियों, कि जो मैंने आपको बताया था कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, लेकिन ये हमारा है तद्धित प्रत्यय। क्यों होगा? क्योंकि ये संज्ञा है और संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है और इससे जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं तदितांत। उसे हम क्या कहते हैं? तदितांत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब देखिए, लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो संस्कृत में साथियों तीन होते हैं, एक होता है नपुंसकलिंग जो हमने हिंदी में काम नहीं करता है, तो हम दो ही देखेंगे। अब जो हमारी नदी है, नदी शब्द है ये स्त्रीलिंग है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। इलायची भी स्त्रीलिंग है, प्यास भी स्त्रीलिंग है। अब जो हमारा ऑप्शन बच गया वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या है? पुल्लिंग है। और साथियों अगर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान करनी हो तो हम शब्द के अंत में होता है या होती है लगाकर देख लेते हैं। होता है या होती है लगाकर देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। अब जैसे मान लो हमारा शब्द था पानी, तो इसके अंत में अगर हम लगाते हैं होती है तो कुछ जचा नहीं, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संधि विच्छेद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संधि विच्छेद से। तो देखिए साथियों, हमें पूछा गया है पवन का संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए पवन जो हमारा है ये है अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि का उदाहरण है, और इसमें प प्लस अवन ये नहीं होगा, प प्लस अन भी नहीं होगा, और पो प्लस अन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि औ के साथ में औ और ए मिलकर तो क्या हो जाते हैं? आव हो जाते हैं। जबकि हमें क्या देखना है? अव देखना है। और अव के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ये हो जाएगा पो प्लस अन। पो प्लस अन। अब यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें ओ मिल गया और यहाँ से हमें ए मिल गया, और हमारा जो शब्द बन गया वह बन गया औ। और इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो गया वह हो गया पवन। वह क्या हो गया? पवन। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिए साथियों, हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें जो 9 है वो मुख्य रस बताए गए हैं। 9 मुख्य रस है और उनमें से ही ये एक रस है शोक। तो ये किसका है? शोक किस रस का स्थायी भाव है, यानी इन 9 रसों में से जो शोक है वो कौन से रस का स्थायी भाव है? तो हम देखते हैं कि वीर रस का नहीं होगा, हास्य का भी नहीं होगा, करुण भी नहीं होगा। यह क्या है? शांत का। यानी जब दुख होता है, याद करने का तरीका है कि जब दुख होता है तो हम आदमी इंसान क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो शोक जो हमारा स्थायी भाव है, शोक हमारा स्थायी भाव है वो किसका है? शांत रस का। शोक किसका है? शांत रस का स्थायी भाव है। और हमारे जो मुख्य रस होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब देखिए साथियों, ये जो हमारा दाता शब्द है इसका स्त्रीलिंग पूछा है, तो दाती नहीं होगा, धात्री भी नहीं होगा, दात्री भी नहीं होगा, इसका होगा दात्री। दाता यानी देने वाला और दात्री यानी देने वाली। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है कि जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे हम एक शब्द समूह में क्या कहेंगे? तो देखो, धनी नहीं कहेंगे, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, ये भी नहीं कहेंगे, धनी भी नहीं कहेंगे और समृद्ध भी नहीं कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? कुलीन। यानी जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसे हम क्या कहेंगे? कुलीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। तो पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद पुनः प्लस आजन्म ये भी नहीं होगा, पुनर् प्लस जन्म ये भी नहीं होगा, पुनर् प्लस जन्म ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये साथियों विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये है विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि में क्या होता है कि पुनः प्लस जन्म होगा, पुनः प्लस जन्म होगा, और यही विसर्ग बाद में रे की फॉर्मेशन
कर देता है, इसलिए हमारा जो शब्द बनता है वह बनता है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। अब देखिए साथियों, हमारा जो सेशन था वह आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक आभार। थैंक यू अगेन।